हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 20वीं क्लास है। इससे पहले की 19 क्लासेज हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई द पोल कोर स्टैंपिंग्स आर लैमिनेटेड इन DC जनरेटर, यानी क्यों पोल कोर स्टैंपिंग DC जनरेटर में पटलित किए जाते हैं या लैमिनेट किए जाते हैं। तो क्यों किए जाते हैं, तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, इस कोर स्टैंपिंग, पोल कोर स्टैंपिंग को DC जनरेटर में लैमिनेट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर शंट जनरेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता क्या है, तो इसमें एक मेटल, मतलब मेटल में क्या होता है, आयरन यूजुअली होता है। आयरन को इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा इसका लेपन किया जाता है, ठीक है, इसकी प्लेटिंग की जाती है। और किससे की जाती है, यूजुअली कॉपर की होती है, निकल की होती है और आपकी क्रोमियम की भी होती है, ठीक है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। और ये क्या होता है आपका, क्यों किया जाता है, आयरन की जो आयरन मेटल जो होता है उसको जंग से बचाने के लिए, यानी संक्षारण से या फिर कोरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो यहाँ पर शंट जनरेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC जनरेटर, ठीक है, DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करने का उद्देश्य, मेन पर्पज़ क्या होता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में DC जनरेटर में जो आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है इसको न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए जो है इसमें हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन DC जनरेटर। जो आपका DC जनरेटर है उसमें शंट फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू, जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो यदि आपकी ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम है, किससे, क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू से। तो क्या होगा, यदि ये ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपका जो जनरेटर वोल्टेज जो जनरेट कर रहा है वो असफल कर जाएगा, यानी वो फेल कर जाएगा, ठीक है, जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो उसमें फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होगा। यदि आपका आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, यदि आपका आर्मेचर रिएक्शन को R से डिनोट करते हैं, इज इनडायरेक्टली, आपको पता होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना। यदि आपका आर्मेचर रिएक्शन अधिक है तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यदि इधर वाली वैल्यू का मान ज़्यादा है तो इधर वाली वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होता है। इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा या फिर डिक्रीज रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है यदि उसका मान ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF
जनरेटेड इन 4 पोल डीसी जनरेटर विथ सिंप्लेक्स वेव वाउंड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंप्लेक्स वेव वाउंड होता है तो आपका ए का मान क्या होता है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड में ए का मान ऑलवेज 2 होता है। यदि यहीं पर आपका जो है लैप वाइंडिंग होता है, यहाँ पर वेव वाइंडिंग में ए का मान हमेशा 2 रहता है। अगर यहाँ पर लैप वाइंडिंग होता है तो ए की वैल्यू आपके पोल के बराबर हो जाती है। यदि यहाँ 4 पोल है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो हैज़ जो है कितना है, आर्मेचर हैज़ 1020 कंडक्टर्स, जेड का वैल्यू दे रखा है। ड्रिवन एट स्पीड 1500 आरपीएम, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखा हुआ है। और फ्लक्स पर पोल आपका यहाँ पर 0.007 वेबर दे रखा हुआ है, ये फाई की वैल्यू है ना। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ का मान आप बताइए, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लिए होंगे आई होप। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको पहले से दे रखी है उसको आप एक साइड नोट कर लीजिए आप कॉपी में। क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर गिवन वैल्यू आप जो दिया गया है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जेड की वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जेड क्या कितना दिया गया है, 1020, ठीक है, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, पोल कौन सा है, पोल कितने हैं, तो 4 पोल है। फिर एन दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया है, 1500 आरपीएम, ठीक है। फिर आपको और क्या दिया गया है, फाई फ्लक्स दिया गया है, फाई कितना दिया गया है, 0.007 वेबर को किससे डिनोट करते हैं, WB से। फिर नेक्स्ट आपको और क्या ज़रूरत होगी, ए दिया गया है, ठीक है। पैरेलल पाथ कितना है, वेव वाइंडिंग है चूँकि, तो यहाँ पर पैरेलल पाथ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। और जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होगा। जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, EG इज इक्वल टू जेड, ठीक है, PN फाई अपॉन 60A, ठीक है। अब सबकी वैल्यू मैंने अभी बताई क्या क्या आपको गिवन है। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करना है और उसे कैलकुलेट बस करना है। तो जेड की वैल्यू कितनी थी, 1020, ठीक है, मल्टीप्लाई पी हमारा 4 था, एन हमारा 1500 था, और फाई की वैल्यू 0.007 था, अपॉन में 60 है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, गुणा भाग आपको करना आता होगा, आप गुणा भाग करके देख लीजिएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये 117 बार जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसको जो है कट करेंगे, 17 बार जाएगा, और इस 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर आपको 17 गुणे 2 गुणे 1500 गुणे 0.007, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपको, 357 वोल्ट, ठीक है। कितना आएगा, 357 वोल्ट। ये जनरेटेड ईएमएफ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनरेटेड ईएमएफ का 357 वोल्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और आंसर क्या आया था आपका, 357 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है, तो बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके जो है हम आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज़ द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ़ इट इज़ केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो क्या होगा कि आपका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है
वो क्या हो जाएगा, खो देगा। जनरेटर अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खो देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 पोल डायनेमो हैविंग 1000 आरपीएम लैप वाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 600। द फ्लक्स पर पोल इज 0.064 वेबर, है ना। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, 4 पोल यानी P की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 4। फिर आपका डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करना है, यानी EG की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक ही। EG को कैलकुलेट करना है और 1000 आरपीएम दिया गया है, यानी N की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 आरपीएम दिया गया है। लैप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या यानी Z यहाँ पर कितना दिया गया है, 600 दिया गया है। और पोल आपको फ्लक्स पर पोल कितना दिया गया है, फाई कितना है, 0.064 दिया गया है वेबर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है और आपको EG की वैल्यू यानी जनरेटेड EMF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम फॉर्मूला जो आपका 51 था, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, वैल्यू बस चेंज है। तो आपको वो समझ में आया होगा, तो एक बार खुद से आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है जनरेटेड EMF का, EG इज इक्वल टू PN, ठीक है, PN या फिर आप ZN कह सकते हैं। EG इज इक्वल टू ZPN फाई अपॉन 60A, ठीक है। सबकी वैल्यू आपको पता है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर Z की वैल्यू आपको दे रखी है 600, ठीक है। मल्टीप्लाई P की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई N की वैल्यू कितनी है, 1000 आरपीएम है। और मल्टीप्लाई 5 की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स की वैल्यू 0.064 वेबर अपॉन 60। और A की वैल्यू आपको कितनी है, A की वैल्यू 4 है, ठीक है। A की वैल्यू 4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लैप वाइंडिंग क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही सिंपली गुणा भाग आपको करना है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए 60 से क्या हो जाएगा, 60 से 600 को 10 बार में हमने कट किया, 4 को 4 से कट कर दिया। अब ये सिंपली आप 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.064। अब इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आपको कितना निकल कर आएगा, 640 वोल्ट। ये आपकी जनरेटेड EMF की वैल्यू है, यहाँ से आपको 640 वोल्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, जनरेटेड EMF का। तो यहाँ से जनरेटेड EMF आपने कितना कैलकुलेट किया, 640 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड EMF इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्ड इन DC जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह DC जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तो प्रेरित EMF क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि what is the cause for heavy sparking in brushes of DC generator। यानी DC जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है, इसका मेन रीज़न क्या होता है। तो जो आपका वो होता है MA, ठीक है, MNA क्या होता है, MNA और GNA एंड GNA, ठीक है। MNA और GNA की पोजीशन में जब चेंजेस होता है तो DC जनरेटर के ब्रशेस में भारी स्पार्किंग होता है। अब ये MNA और GNA क्या है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। MNA और GNA का फुल फॉर्म क्या होता है, MNA का फुल फॉर्म होता है MNA
पहले आप देख लीजिएगा एमएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये आपका एमएनए का फुल फॉर्म हो गया। और जीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये एमएनए जीएनए होता क्या है? तो जो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो एक्सिस के रूप में डिफाइन किया जाता है इसको, और जिसके साथ क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर में कोई ईएमएफ नहीं उत्पन्न होता है और फ्लक्स लाइन के ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, और वहीं जीएनए क्या होता है, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जो आपका एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर आपका जीएनए होता है, यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ये केल्विन ब्रिज क्या होता है, ये 2 ओम से कम प्रतिरोध मापने वाला ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। एक क्या है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप जानते हैं केल्विन डबल ब्रिज के नाम से और थॉमसन ब्रिज के नाम से। इसे ही किस नाम से जानते हैं? थॉमसन ब्रिज भी कहते हैं और केल्विन यहाँ पर डबल ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, यानी शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज करते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ग्राउलर क्या होता है, ये एक लोहे की कोर के चारों ओर लिपटे तार की एक छड़ होती है, एक तार की छड़ होती है जिसके चारों ओर क्या होता है, तार लपटे होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक करंट सोर्सेस से क्या होता है, अटैच्ड होता है, इलेक्ट्रिक करंट सोर्सेस से अटैच्ड होता है। और क्या होता है, जब ग्राउलर को मोटर के आर्मेचर और या स्टेटर या फिर पर रखा जाता है तो क्या होता है, ग्राउलर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी रूप में कार्य करता है। ये प्राइमरी रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये प्राइमरी रूप में कार्य करता है। और जो आपका आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल आपका सेकेंडरी रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसमें एक फिलर क्या होता है, एक पतली धातु की प्लेट होती है। फिलर को शॉर्ट डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल मेथड का क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? तो इससे आर्मेचर डाइवर्टर मेथड भी कहते हैं। इसको, इस मेथड का क्या नाम है? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने के लिए आर्मेचर को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस आर्मेचर को क्या किया जा रहा है, पैरेलल में जोड़ दिया जाता है ना, इसके पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। और डाइवर्टर कुछ लाइन करंट का शंट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गति हमारी स्पीड मोटर की क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइंडिंग वायर इज़ यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल, यानी डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग
वायर का यूज किया जाता है, किस वाइंडिंग तार का यहाँ पर यूज करते हैं, तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर n = EB/φ, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर n क्या है, n आपकी स्पीड है, ठीक है, n क्या है, n स्पीड है, और यहाँ पर EB क्या है, EB आपका बैक EMF है, बैक EMF है, और यहाँ पर फाई क्या है, फाई आपका फ्लक्स है, फ्लक्स पर पोल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं, तो जो लैप वाइंडिंग होता है, ठीक है, लैप वाइंडिंग में आपका, और ये जो लैप वाइंडिंग में आपका पाथ होता है वो किसके बराबर होता है, पोल के बराबर होता है। पोल कितना है आपका, पोल 4 है, ठीक है, 4 है, तो ए भी आपका पाथ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चूंकि ये डुप्लेक्स है, ठीक है, डुप्लेक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, A × 4, ये कितना हो जाएगा आपका पाथ, पाथ आपका 4 हो रहा है ना, तो 4 × 2, डुप्लेक्स है, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाथ पोल के बराबर होता है और डुप्लेक्स है तो 2, यहाँ पोल कितना है 4 और ये आपका डुप्लेक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो टोटल पाथ क्या हो जाएगा, इसमें कितने समानांतर रास्ते हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती है। आर्मेचर के घूमने की दिशा को कौन निर्धारित करता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आप अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को इस प्रकार फैलाना है, ठीक है, कि उसमें जो है आपका तीनों फिंगर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तीनों फिंगर्स का मतलब क्या है, आपका थंब हो गया, तर्जनी उंगली हो गई और आपकी मिडल फिंगर यानी मध्यमा हो गई। तो आपका जो थंब होगा वो मोशन की डायरेक्शन को दिखाएगा, मोशन या फिर थ्रस्ट की डायरेक्शन बताएगा। और जो आपकी ये है तर्जनी उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और जो आपकी मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, वो क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में क्या डिफरेंस है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कंडक्टर पर कार्यरत जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा बताता है, ठीक है। फ्लेमिंग क्या बताता है, लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बताता है। जबकि राइट हैंड रूल क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताता है। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट की दिशा को दिखाता है, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। एक डीसी मोटर दे रखी गई है, इसका क्या नाम है, ठीक है, ये फिगर है आपका, इस डीसी मोटर का क्या नाम है, तो इसे क्या कहते हैं, डीसी शंट मोटर कहते हैं। क्या है ये, डीसी शंट मोटर है। अब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो इसमें जो आपकी
फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर है वो समानांतर जुड़ी होती है डीसी शंट मोटर की, ठीक है। डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के पैरेलल जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो ये आपको पता है कि जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या करता है, डीसी मोटर में करंट की दिशा को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंग्स जो राइट हैंड रूल है वो जो है करंट की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। यानी डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र है? तो यहाँ पर IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA, यानी IA यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IA यहाँ पर क्या है, आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट है। V यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर EB जो है वो बैक EMF है, बैक EMF। और जो आपका RA है, RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है यहाँ पर? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को जो है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार का ये नाम क्या है? इस डीसी मोटर को क्या कहते हैं? तो शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में बैक EMF को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? तो ये आपका है EB इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A, ठीक है। जिस फॉर्मूले से अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जहाँ पर आपको मैंने बताया कि EB क्या है, EB आपको बैक EMF है, ठीक है। और फाई क्या है, फाई फ्लक्स है। Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर है। P क्या है, पोल है, नंबर ऑफ पोल। यहाँ पर A क्या है, नंबर ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है डीसी मोटर में EMF की गणना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। इस उपकरण का क्या नाम है, इस उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।